गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को पल्लव चैप्टर 9 रीढ़ की हड्डी पढ़ाने जा रही हूँ। रीढ़ मीन्स बैकबोन, ठीक है। उसके बिना हमारा शरीर सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। तो इसमें आज की नारी की सहनशीलता और उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के बारे में बताया गया है कि आज की नारी पुरुषों से कम नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों लड़की के माता पिता इतने विवश हो जाते हैं। लेकिन इस एकांकी की नायिका उमा बहुत ही समझदार है और बहुत ही समझदारी और बुद्धिमत्ता से वो अपने जीवन को संकटग्रस्त होने से बचा लेती है। पहले मैं आपको बता दूं कि रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी जिसमें सिर्फ एक ही कहानी चलती है, एकांकी कहानी उपन्यास, ठीक है। एकांकी में सिर्फ जैसे यहाँ एक ही परिवार की कहानी चल रही है, उमा के ऊपर पूरी कहानी घूम रही है। और इसके नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को खुर्जा, कैसे पढ़ोगे इसको, खुर्जा, रेफकार, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी खुर्जा मीन्स कि रेफकार की मात्रा अपने बगल वाले बाद वाले अक्षर पे आती है। खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिली। इनके नाटकों में विविधता है, यानी बहुत प्रकार के नाटक हैं इनके। ऐतिहासिक हैं, सामाजिक हैं और कुछ व्यंग प्रधान, जिसमें व्यंग होता है, हंसी होती है, हास्य होता है। एकांकी भी इन्होंने लिखी है जो बहुत चर्चित है, यानी फेमस है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, 10 तस्वीरों, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि, ये सारे जो हैं नाटक प्ले एकांकी संग्रह हैं। इनकी मृत्यु सन 1978 में हुई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कहानी बताने से पहले मैं किसी भी नाटक में, उसकी कहानी में, नाटक की कहानी में पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। पात्र परिचय मीन्स कैरेक्टर के बारे में आपको बताना। उमा लड़की है, प्रेमा उमा की माँ है, रामस्वरूप उमा के पिता है। एक छोटी सी फैमिली है जिसमें रामस्वरूप और प्रेमा माता पिता हैं और उमा उनकी लड़की है और उनके घर का नौकर है रतन। ये एक फैमिली हो गई। अब ये दूसरी फैमिली, शंकर नॉट शंकर, शंकर लड़का है जो उमा को देखने आ रहा है और गोपाल प्रसाद इसके पिता हैं। अब नाटक है तो स्टेज तो सजा होगा। अब किस तरह से स्टेज सजा है? साधारण साज सज्जा, साफ सुथरा कमरा जिसको नौकर की सहायता से रामस्वरूप ठीक ठाक कर रहे हैं, क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं तो घर की साफ सफाई की जा रही है और उसे ठीक से सजाया जा रहा, सुव्यवस्थित किया जा रहा, हर सामान को अरेंज किया जा रहा। प्रेमा, घर में मक्खन नहीं है, रतन से कहकर मक्खन मंगवा लें। रामस्वरूप यानी प्रेमा लड़की की माँ यानी उमा की माँ, रामस्वरूप प्रेमा के यानी लड़की के उमा के पिता, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा और रामस्वरूप उमा के माता पिता दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी भेजो, मक्खन वाले की दुकान दूर है। प्रेमा, कोई बात नहीं, यहाँ मैं संभाल लूँगी, 2 ही आदमी तो आ रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बापू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखिए यहाँ पर कॉमा है तो आपको रुकना, इस तरह से नहीं पढ़ना। देखो उमा से कह देना कि ज़रा, देखो उमा से कह देना कि जरा नहीं ज़रा, करीने से आए, करीने मीन्स ठीक से आए, ढंग से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं मीन्स बहुत ध्यान से नुक्स निकालने वाले लोग हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया है,
इनके दकियानुसी ख्यालों पर मीन्स पुराने ज़माने के ख्यालात, जो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति ये लोग नहीं हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का। अब प्रेमा पूछती और लड़का क्या चाहता है? रामस्वरूप, बताया तो तुम्हें, लड़का एक हाथ आगे है, यानी अपने पिता से भी बढ़कर है। बाप सिर तो लड़का सवा सिर, यानी बाप से भी आगे बढ़कर लड़का है। दकियानुसी ख्याल का बीएससी के बाद, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है मीन्स वो एमबीबीएस कर रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम मीन्स एजुकेशन। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता। ये भी मतलब अपना है मीन्स लड़की की शादी करनी है, इसलिए मजबूरी है, नहीं तो ऐसे लोगों को मैं बहुत खरी खोटी सुनाता। ये रामस्वरूप कहते हैं। इतना मजबूर क्यों है? क्योंकि इनको इतना मजबूर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनकी लड़की तो खुद पढ़ी लिखी और गुणवान है। फिर भी ये अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कि लड़के वालों के सामने कितने मजबूर हैं। रतन, जाते जाते, रतन नौकर, जाते जाते, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप बाहर देखकर, अरे प्रेमा, वे लोग आ भी गए, यानी लड़के वाले आ गए जो उमा को देखने आने वाले थे, शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। प्रेमा, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। प्रेमा चली जाती है। किवाड़ पर दस्तक। किवाड़ मीन्स डोर, दरवाज़ा। रामस्वरूप हंसते हैं, हाँ आइए आइए, फिर हंसते हैं। बापू गोपाल प्रसाद, उनके लड़के शंकर का प्रवेश, यानी दोनों आते हैं बाप बेटे। आँखों से लोक चतुराई टपकती है, बहुत कनिंग है, चतुर है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। फितरती जैसा मैंने आपको बताया, बहुत कनिंग है, बहुत चतुर है, बहुत धूर्त है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसिहाट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हंसते हैं। इधर तशरीफ़ लाइए, इधर, और उनको इज्जत देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। तशरीफ़ लाइए मीन्स बैठ जाइए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। रामस्वरूप, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? ये फॉर्मेलिटीज़ है जो हम किसी से बात शुरू करने से पहले करते हैं। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, खखार कर मीन्स नहीं। तांगे वाला जानता था, तांगा जानते हो ना, जो घोड़ा गाड़ी, उसको तांगा कहते हैं। और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ, फिर हंसते हैं। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। अब रामस्वरूप लड़की वाले हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनकी मेहरबानी मान रहे हैं, और वो उनके यहाँ उनकी लड़की देखने आए तो उसमें तकलीफ़ हो गई उनको, ये कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। गोपाल प्रसाद बनावटी बातें कर रहे हैं। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब तकल्लुफ़ कर रहे हैं दोनों, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। रामस्वरूप हंसते हैं। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। फिर हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया हूँ। वीकेंड मीन्स सैटरडे को आ गया है। रामस्वरूप, आपका कोर्स। अब रामस्वरूप लड़के से कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, इसलिए उससे बातचीत करते हैं। रामस्वरूप, आपका कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर हंसता है, जी, 1 साल की मार्जिन रखता हूँ, यानी 1 साल वो लेके चलता, बाई चांस फेल हो गया तो। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब, अब गोपाल प्रसाद बात को संभाल लेते हैं। बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था, तभी से थोड़ा पीछे रह गया। वैसे पढ़ाई में होशियार है, और अपने लड़के की बड़ाई करते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ। गोपाल प्रसाद, अच्छा तो साहब जरा बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? अब रामस्वरूप सोचते हैं कि ये तो लड़का लड़की देखने आए हैं,
फिर बिजनेस कहाँ से आ गया इसमें? कोई व्यापारी तो है नहीं। बिजनेस समझ जाते हैं। ओह, बिजनेस मीन्स बच्चों, बिजनेस मीन्स दहेज की लेन देन की बात समझ कर। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप हंसते हैं। तकल्लुफ़ किस बात का? अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है? शंकर जी। गोपाल प्रसाद, फिर क्या होता है? जब राम स्वरूप चले जाते हैं अंदर नाश्ता लाने के लिए, तो दोनों बाप बेटे ये बातचीत कर रहे हैं। रामस्वरूप चाय की ट्रे लिए हुए प्रवेश करते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको कैसी चाय पसंद है? गोपाल प्रसाद, मुझे तो आप आधा दूध और आधी चाय दीजिए। चीनी ज़रा ज़्यादा डालिएगा, कम चीनी का क्या जाएगा? रामस्वरूप हंसते हैं। कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। प्याला मीन्स कप। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, अरे साहब, मेरी मानो तो सरकार को तो बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब कुछ फिजूल की बातें आपस में होने लगी। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुआ, क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंसते हैं। मजाक नहीं साहब, टैक्स देने वाले चूप भी नहीं करेंगे। देखिए कैसी आमदनी बढ़ेगी सरकार की। रामस्वरूप, वाह वाह, खूब सोचा आपने। हम लोगों के समय तो खूबसूरती का प्रश्न ही नहीं उठता था। और समोसा उसकी ओर, किसकी ओर? गोपाल प्रसाद की ओर बढ़ाते हैं। कौन? उमा के पिता रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, पर अब तो जैसे भी हो लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। पता नहीं यहाँ यह खूबसूरती का कौन सा डेफिनेशन दे रहे हैं। जैसे चाहे करें, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, घर की औरतों को तो लड़की सुंदर ही चाहिए। आपकी लड़की तो ठीक ठाक है ना? अब रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। लड़की न हुई, कोई खिलौना फर्नीचर हो गया कि वो कैसा होना चाहिए? दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, भले वो टिकाऊ ना हो, टूट जाए घर जाते जाते, है ना? गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, असली फूलों का गुलदस्ता और नकली फूलों का गुलदस्ता, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। असली फूलों के गुलदस्ते में सुगंध होती है और नकली फूलों के गुलदस्ते में कोई सुगंध नहीं होती है। तो खूबसूरती उसके सुगंध में है। फूल सफ़ेद ही रहता है लेकिन उसमें सुगंध होता है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन फूल में रंग है, बहुत सुंदर है दिखने में, और उसमें सुगंध नहीं है, तो कोई उसको पसंद नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों? अब बातचीत चलती है और वो इशारों में ही गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से ये बता देते हैं कि उनको क्या चाहिए? सुंदर लड़की चाहिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, आपसे इतनी बातचीत हो चुकी, तब तो ये रस्म ही समझिए। रामस्वरूप हंसते हैं। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, और हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, जन्मपत्री तो मिल ही गई होगी। रामस्वरूप, जी उसका मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, ठाकुर जी यानी ईश्वर के चरणों में, बस खुद ब खुद मिल जाएगी, समझिए, मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, बिल्कुल ठीक, लेकिन साहब साफ बात बता दें, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैट्रिक तक ठीक है, कौन भुगतेगा पढ़ी लिखी के नखरों को? क्यों शंकर? यानी बाप बेटे इतने दकियानुसी है, पुराने विचारों के हैं कि उनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। शंकर, जी हाँ, मुझे कोई नौकरी तो करानी नहीं। इतने बेवकूफ़ हैं कि किसी को शिक्षा दी जाती है नौकरी कराने के लिए या अच्छे संस्कार के लिए? शिक्षा अच्छे संस्कार के लिए होती है बच्चों, ना कि नौकरी करने के लिए। गोपाल प्रसाद, लोग मुझसे कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे लड़कों के लिए बहुएं तो ग्रेजुएट लीजिएगा, पर बताओ भला लड़के लड़कियों की पढ़ाई क्या एक बात है? यदि औरतें भी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स पर बहस करने लगीं, तो चल चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यानी इनकी सोच कितनी नीची है कि ये चाहते हैं कि औरतों को कुछ भी ना पता रहे, बस वो कठपुतली बनकर घर की चार दीवारी के अंदर रहें और इनके पैरों के नीचे दब कर रहें। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि वो
किसी से बहस करेंगी, या पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि वो घर को संस्कार देंगी, संस्कारी बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, लोगों का आदर और सम्मान करेंगी, ना कि बहस। राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हंसते हैं, सब हंसते हैं। राम स्वरूप हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंख गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप हंसते हैं, यही फिर हंसते हैं। आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद चश्मा? शंकर और गोपाल दोनों बाप बेटा एक साथ बोलता है, चश्मा? चश्मा नहीं हुआ, कोई बड़ा सा बिच्छू हुआ जो उसकी आंखों पे लगा हुआ है। चश्मा कौन सी बड़ी बात है। राम स्वरूप जरा सकपका कर, जी वह तो। अब राम स्वरूप सकपका जाते हैं कि क्या चश्मा लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ये लोग कर दें। पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं, अभी भी इन बाप बेटों को शक है कि कहीं लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है कि इसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, यानी आपको बताया ना। बेचारे राम स्वरूप झूठ बोल रहे हैं, उनकी लड़की ग्रेजुएट है लेकिन उनको मैट्रिक बता रहे हैं। गोपाल प्रसाद हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने गाने बाजे के पास, जहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं सॉन्ग के लिए, वहाँ वो बैठ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। इतना आप एक बार खुद से रीडिंग कीजिएगा, फिर हम इसमें और आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।